हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक, आपको पता है कि ये वीडियो जस्ट लाइक अ रिवीजन वीडियो है। ठीक, यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए, और इसके साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट करते रहें। ठीक, प्रैक्टिस सेट में पीवाईक्यू और प्लस जो है विभिन्न कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन दोनों को करते रहो। यहाँ से आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक, आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। ठीक, कंप्लीटली देखें बिना किसी इधर उधर के बातों के। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि वीडियो को हल्के में ले लो और लगे कि कंटेंट बेस्ट है, कंटेंट बेकार है। ठीक, कंटेंट के मामले में ए नंबर कंटेंट है। ठीक है ना, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ए नंबर कंटेंट है, ए नंबर। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर के रूप में, इसे फॉलो कर लो। और क्वेश्चन आंसर के रूप में जो है आप पीवाईक्यू प्लस जो है आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ बात की जा रही है मुगल सम्राट के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था, स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ठीक, क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। और इसका कार्यकाल रहा था 1717 से 1727 ईस्वी तक, करीब 10 साल तक। ठीक, आगे बात की जा रही है मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो है ढाका से कहाँ पे स्थानांतरित की थी। ढाका से उसने अपनी जो राजधानी थी उसी के नाम का बना हुआ शहर मुर्शिदाबाद में ट्रांसफ़र की थी। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। किसने ट्रांसफ़र की थी? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक, आगे बात की जा रही है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। तो बंगाल का एक गवर्नर था, ठीक है ना, ये अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है ना, और इसका नाम था जो है, एक मिनट, बंगाल के किस गवर्नर ने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक, बंगाल का गवर्नर था अलीवर्दी खां। ठीक है ना, ये यूरोपी ना, ये मुसलमान था। ठीक, और इसने जो है जो यूरोप के लोग थे इनकी तुलना, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे इनकी तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। रीजन क्या है? एक यूरोप अधिकारी को छेड़ोगे तो बाकी के यूरोप अधिकारी जो है आप पे हमला कर देंगे। ठीक, इसीलिए अली वर्दी खान ने यूरोपियों को जो मधुमक्खियों के समान बताया। ठीक, आगे बात की जा रही है 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना जो है बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। ठीक, तो ये जो है घटना घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक, और कब की बात है? 20 जून 1756 को। ठीक, 20 जून 1756 को 1757 की जो क्रांति हुई थी उससे जस्ट एक साल पहले की घटना है। ठीक है ना, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में घटी थी। और इसमें जो है इसने एक अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, रात भर वो बंद रहे थे। दम घुटने के कारण उनमें से कई एक की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुछ एक ही बचे थे। और उसी घटना को जो ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। और ब्लैक होल घटना नाम बोलते। देखो, दोबारा मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप भी रिवीजन हो सके यहीं पे। ठीक, आगे बात की जा रही है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि किसके साथ संपन्न हुई थी। ठीक, तो अली नगर की संधि की बात करें तो ये जो संधि हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक, 9 फरवरी 1757 की बात है। ठीक, अली नगर की संधि है, और ये संधि जो है क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुई थी। ठीक, देखो, पहले ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को। ठीक है ना, फिर 9 फरवरी 1757 को जो है अली नगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला के साथ, और एक जो है अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था क्लाइव। ठीक, आगे बात की जा रही है, आगे बात करते हैं भारत वर्ष में। ठीक, भारत वर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक, किसे माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक, तो प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके और पहली बार जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक, ये बात अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, सिराजुद्दौला ने ही ब्लैक होल घटना को अंजाम दिया था।
ठीक। उसके बाद जो है अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था सिराजुद्दौला के साथ। युद्ध की डेट है 23 जून 1757। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और तभी से जो है भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया था। ठीक। और कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन की नींव डल गई थी। ठीक। आगे बात की जा रही है और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल का नवाब था, आपको पता है सिराजुद्दौला, ठीक है ना, उसका जो सेनापति कौन था जिसने जो है विश्वासघात किया था, इसको नाम है मीर जाफर। ठीक। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के मध्य हुआ था। ठीक है ना। एक तरफ था क्लाइव और एक तरफ था सिराजुद्दौला। ठीक। सिराजुद्दौला हरा दिया गया था। रीजन था सिराजुद्दौला का जो सैनिक था, सेनापति था, वो था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और मीर जाफर जो है ये क्लाइव के जो है तरफ मिल गया था इसलिए। ठीक। आगे बात की जा रही है प्लासी के युद्ध के समय। ठीक। क्या प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह कौन था। ठीक। तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब की बात करें तो ये था सिराजुद्दौला। ठीक। सिराजुद्दौला का सेनापति था आपका मीर जाफर। ठीक। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, तब अंग्रेज जो अधिकारी था, अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, और वो था आपका क्लाइव। और इसी समय प्लासी के युद्ध के समय जो है मुसलमानों का मुगल सम्राट का जो बादशाह था उसका नाम था आलमगीर द्वितीय। ठीक। कौन था? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है प्लासी युद्ध के पश्चात जो है बंगाल का नवाब कौन बना। ठीक। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर पहले सिराजुद्दौला का सेनापति था, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, एक एक पॉइंट। सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला के साथ उसने धोखा किया मीर जाफर ने। ठीक। और मीर जाफर ने फिर क्लाइव को जितवा दिया। ठीक। फिर क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक। सिराजुद्दौला तो हार गया था और मीर जाफर पहले कौन था? सेनापति, और फिर बन गया ये बंगाल का नवाब। ठीक। आगे बात करते हैं भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो है किस युद्ध से मानी जाती है। ठीक। भारत में ब्रिटिश युद्ध की शुरुआत जो है किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के मध्य और जो है सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। ठीक है ना। मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया, विश्वासघात किया, सिराजुद्दौला हार गया, क्लाइव जीत गया। क्लाइव जो है अंग्रेज अधिकारी था और क्लाइव ने फिर जो है सिराजुद्दौला की जगह जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जो यानी कि मीर जाफर जो था वह बंगाल का पहले क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक। देखो एक एक पॉइंट आराम से याद कर लेना, यहीं से आई गारंटी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा। ठीक। अगर आपको पॉइंट सारे याद हैं तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में एवं उनकी तिथियों के बारे में। ठीक। यूपीपीसीएच के एग्जाम की बात करें और इसके साथ बात करें हम आरओ और जो है यूपी के आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे भाई साहब क्वेश्चन रटने वाले ही आते हैं। ठीक। एक तरफ दे देगा 4 घटना, दूसरी तरफ दे देगा उनकी डेट और बोल देगा मिला दो। ठीक। या फिर सीधे क्वेश्चन बोल देगा ये घटना है, ये घटना कब घटी थी। ठीक। तो इसलिए जो घटना और जो घटी गई डेट, ठीक है ना, कब ये घटनाएं हुई, ठीक है ना, उनकी डेट याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं दी गई हैं और वर्ष। ठीक। ब्लैक होल घटना की बात करें तो ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। फिर अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है ना। अलीनगर की संधि जो है ये आपका सिराजुद्दौला के मध्य और क्लाइव के मध्य हुई थी। ठीक है ना। 9 फरवरी 1757 को। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है ना। इसके बाद बात करें जो आप बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। फिर इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद, ठीक है ना, चौथे दिन। और बनारस की संधि हुई थी आपकी
वर्ष 1773 में। ठीक, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए। ठीक, ब्लैक होल घटना सबसे पहले घटी। ठीक, ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को। फिर जो अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून और 1757 को। ठीक, देखो हाँ नहीं ट्रिक नहीं बनेगी। बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि द्वितीय। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि 16 अगस्त 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि जो है 1773 को हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है वर्ष 1842 से 1844 तक। ठीक, वर्ष 1842 से 1844 तक जो है गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो। ठीक, गवर्नर जनरल हैं, इनकी तिथि भी याद कर लेना, कौन गवर्नर जनरल जो है कब तक रहा था, उसका कार्यकाल क्या था। ठीक, 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल जो है कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है और आगे हम बात करते हैं। यहाँ बात की जा रही है वर्ष 1760 ईस्वी में। कब? वर्ष 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर जो है बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, बंगाल का नवाब ये मीर कासिम को बना दिया। ठीक, अंग्रेज भी कितने चतुर थे। देखो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था। ठीक, और इसका सेनापति था मीर जाफर। ठीक, और इसके बाद जो है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, खुद जो है बंगाल का नवाब बनने के लालच में। ठीक, अंग्रेजों के साथ जो है इसने संधि कर ली और इसे धोखा दिया, किसे? सिराजुद्दौला को। ठीक है ना, और खुद जो है बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, फिर अंग्रेजों के साथ जो है ये जब मिल गया, बंगाल का नवाब बन गया, फिर अंग्रेजों ने इसको भी हटा दिया। ठीक है ना, और मीर जाफर को हटा के फिर जो है बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम को बना दिया। ठीक, देखो जाफर से कासिम। ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लो, मीर तो है ही सेम। ठीक है ना, एक मिनट, बंगाल का नवाब पहले सिराजुद्दौला था। ठीक, फिर बन गया जाफर, मीर जाफर, और फिर बन गया आपका कासिम। ठीक, SJ याद कर लो, SJ सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला, उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद जो मीर कासिम। SJ। ठीक, क्या? SJ। ठीक, आगे बात की जा रही है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में। कहाँ पे? बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम जो अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। किसने किया था? मीर कासिम। देखो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किया था पराजित। ठीक है, किससे किसे पराजित किया था? मीर कासिम को पराजित किया था। ठीक, और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला था। ठीक, शुजाउद्दौला को और दिल्ली के जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। देखो एक तरफ क्या था? अंग्रेज थे। ठीक, बक्सर का युद्ध हो रहा था, बी से बक्सर का युद्ध हो रहा था। एक मिनट दोबारा बताता हूँ। देखो बक्सर का युद्ध हो रहा था, बी बना दिया। ठीक, एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना, और दूसरी तरफ 22 अक्टूबर 1764 की बात है, बक्सर का युद्ध था। अंग्रेजों में एक तरफ अंग्रेज थे, ठीक है ना, दूसरी तरफ जो है संयुक्त रूप से 3 पार्टियां थी इकट्ठी। ठीक है ना, कौन कौन सी थी? मीर कासिम थी एक, ठीक है ना, इसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है। ठीक, वहाँ पे अभी हम बात की थी सिराजुद्दौला के बारे में। ठीक, ये शुजाउद्दौला, और तीसरा था मुगल सम्राट, इसका नाम था शाह शुजा। ठीक, शाह शुजा, ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी तीनों के तीनों बेटे पराजित हो गए और अंग्रेजों की जीत हुई थी। युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध और हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक, अंग्रेजों ने जो है बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को 3 पार्टियों को एक ही युद्ध में हराया था। 3 कौन थे? तीन कौन थे? मीर कासिम था, ठीक, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और तीसरा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक, आगे बात की जा रही है बक्सर के युद्ध में
के समय जो ब्रिटिश सेना का सेनापति था, और कौन था? आपका हेक्टर मुनरो। ठीक, अब यहाँ पर बात स्पष्ट हो जाती है। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है ना। और दूसरी तरफ तीन पार्टियां थी। ठीक है ना। कौन कौन थे? मीर कासिम था, मीर और आपका शुजाउद्दौला था, और एक मुगल सम्राट जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय था। ठीक, तीनों को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। इस युद्ध का नाम है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक, आगे बात की जा रही है बक्सर के युद्ध के समय जो है ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक, देखो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब आपका मीर जाफर था, याद कर लेना। ठीक है ना। देखो यहाँ पे याद रख लेना, ये जो है आपका शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। ठीक है ना। मीर आपका कासिम, एक सेकंड, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ठीक, और ये आपका मीर कासिम था, और दिल्ली के मुगल शाह, ये इसके मध्य में लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध था। ठीक है ना। यहाँ पे मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बात की जा रही कासिम के बारे में। ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? ठीक, बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक, तो इसकी अभी हम ट्रिक क्या याद की थी? एस, जे और के। ठीक है ना। अभी जो है जो जाफर था वह जाफर से बंगाल की नवाबी नहीं गई थी। ठीक है ना। सजाउद्दौला था, सॉरी सिराजुद्दौला था, रारत है यहाँ पे। ठीक है, सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था। ठीक, इस प्रकार से। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था इस समय जो है बंगाल का नवाब आपका मीर जाफर था। ठीक, याद कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह युद्ध जो है मीर कासिम अवध का नवाब, ठीक है ना, शुजाउद्दौला के मध्य, और जो दिल्ली के मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक, डेट है 22 अक्टूबर 1764। युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, और अंग्रेजों की तरफ जो है हेक्टर मुनरो था। ठीक, यहाँ पे आगे बात की जा रही है बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और तथा किलाइब के मध्य जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि किलाइब अवध का नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, और आगे यहाँ देखते हैं किस संधि के माध्यम से जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो कहा जाता है इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, आगे बात की जा रही है इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक, तो इलाहाबाद की संधि के बाद, कब? इलाहाबाद की संधि के बाद जो है बंगाल में, ठीक, बंगाल में जो है द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ठीक, इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, याद कर लेना। ठीक है ना। आगे बात की गई है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक, जैसे बात करें बंगाल राज्य की, ठीक है ना, बंगाल राज्य की, और यहाँ पे जो स्थापना काल है ये 1717 से 1727 के मध्य, और यहाँ पे जो इसका संस्थापक था ये था आपका मुर्शिद कुली खान। ठीक, हैदराबाद की बात करें, ठीक है ना, तो इस 1724 की बात है, और 1724 में जो निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खान भी बोलते हैं इसने की। फिर भरतपुर की बात करें 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह ने। देखो क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य जो है इस प्रकार से पूरा एक था, और इसकी केंद्रीय शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। ठीक, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, और जो विभिन्न मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न जगहों पर जो है इनके मंत्री, सेनापति और इनके गवर्नर जो है इनके अंडर में काम कर रहे थे, यानी कि इनके अंडर में शासन प्रचालन कर रहे थे, शासन चला रहे थे। तो केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने के कारण जो है जितने भी इधर उधर इनके एरिया में जो मुगल सम्राट या मुगल शक्ति के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल मान लो गवर्नर थे, सेनापति थे, ये कार्य कर रहे थे, ये फिर जो बाद में स्वतंत्र रूप से हो गए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी केंद्र में जो है इंडिया में केंद्र में मोदी सरकार है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इंडिया के विभिन्न स्टेट में जो है विभिन्न मुख्यमंत्री हैं। ठीक,
मुख्यमंत्री जो है सारे के सारे केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक, मान लो केंद्र सरकार की शक्ति कमज़ोर हो जाए और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, जो ये जो है अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, इस प्रकार से कहते हैं कि जो है शक्ति का विखंडन हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये इसी प्रकार से यहाँ पर जब उत्तर मुगल कालीन काल आया तो इस समय जो है इन्होंने भी सेम कार्य किया था। ठीक, भरतपुर की बात करें 18वीं शताब्दी में, चूड़ामन बदन सिंह कर्नाटक की बात करें 18वीं शताब्दी में, सादत उल कां, ठीक, आबादी में बात करें 1722 से 24 में, और इसका जो नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक, जयपुर की बात करें 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह और रोहिल पठान। 18वीं शताब्दी की बात करें तो मोहम्मद खां बंगस। ठीक, और मैसूर की बात करें 18वीं शताब्दी में हैदर अली था। ठीक, अंत में यहाँ पे हम देख ही लिया 1842 ईस्वी से 44 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो, ठीक है ना, और का कार्यकाल जो है कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। ठीक, देखो अच्छे से पढ़ा, 21 मिनट हुए और 21 मिनट में जो है अब तक हमने केवल एक पेज पढ़ा है। ठीक, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय राज्य के बारे में, जिसमें जो पंजाब और मैसूर की बात की गई है। ठीक, पंजाब और मैसूर की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक, यहाँ बात की जा रही है सिख साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? ठीक, तो ये जो है आपका महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। क्या? सिख साम्राज्य का संस्थापक। ठीक, सिख साम्राज्य था, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक, और ये वर्ष है 1799 ईस्वी में। ठीक, किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को क्या माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक। और डेट क्या है? 1799 ईस्वी। ठीक, आगे बात की जा रही है महाराजा रणजीत सिंह की किस मिसल से संबंधित थे। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह जो किस मिसल से संबंधित थे? इनका जो संबंध था सुकर चकिया मिसल से था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के राजधानी कहाँ पर स्थापित थी? ठीक, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में। सुकर चकिया मिशन से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह को जो है सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और वर्ष 1799 ईस्वी। ठीक, आगे बात की जा रही है महाराजा रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था? तो ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने क्या प्राप्त किया था? और ये आपका था सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर। ठीक, आगे बात की जा रही है 25 अप्रैल 1899 ईस्वी को आपका अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? ठीक, 25 अप्रैल 1809 की बात है, अमृतसर की संधि के बारे में बात की जा रही है। 25 अप्रैल 1809 की बात है, अमृतसर की संधि के बारे में बात की जा रही है। तो अमृतसर की संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह और आपका जो है अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। क्या हुआ था? जिसका नाम था अमृतसर की संधि। ठीक, किसके बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने जो है उसने मतलब ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उनकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यानी कि महाराजा एक आंख से अंधे थे। कौन अंधे थे? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है ना, और ये एक जो है धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ठीक, इसीलिए उन्होंने स्वयं के बारे में कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं मतलब महाराजा रणजीत सिंह सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए जो उसने यानी कि ऊपर वाले ने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक, आगे बात की जा रही है 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्या? 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक, कब था? जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल और मैसूर युद्ध, सॉरी, प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, सिख का मतलब सिख। तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और यह बात है 1845 ईस्वी की। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये जो है 1806 की लाहौर संधि के
सॉरी द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना। और ये हुआ कब था? 1845 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। और 1845 और यहाँ पे डाउट लग रहा है, 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है ना। तो 45 से पहले तो 1806 आ जाती है, ठीक। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो संधि समाप्त हुई जी 1806 लाहौर की संधि के द्वारा। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है ना। तो 1800 पहले से संधि थोड़ी हो जाएगी, संधि तो बाद में होती है ना। डेट 1806, खैर छोड़ो इसे। आगे बात की जा रही है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह। कौन था? खड़ग सिंह, ठीक। आगे बात की जा रही है महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। जैसे बात करें पुरंदर की संधि के बारे में, पुरंदर की संधि जो है ये हुई थी आपकी 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 1803 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। और लाहौर की संधि हुई थी 1806 में। अमृतसर की संधि हुई थी आपकी 1809 में, ठीक। दोबारा देखते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, ठीक। बड़गांव की संधि थी 1779 में, 79 बोलते हैं, 1779 को 79 बोलते हैं, ठीक। और सालबाई की संधि हुई थी 1782 को, ठीक। देवगांव की संधि हुई थी 1803 को। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 को। यानी कि देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है ना। तो ये जो है 1803 में हुई थी। याद कर लो, देवगांव में अर्जुन गांव, देवगांव और अर्जुन गांव, ऐसे याद कर लो। देव कहाँ रहता है? अर्जुन गांव में, ठीक है ना। कुछ भी याद कर लो, इन दोनों की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी, ठीक। आगे पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1806 में, और अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, ठीक। आगे बात की जा रही है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। एंड आगे बात की जा रही है 13 जनवरी 1849 ईस्वी को जो है चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजों के सेना नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था चिलियांवाला युद्ध में, ठीक है ना। चिलियांवाला युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, ठीक है ना। तो आगे बात की जा रही है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, ठीक। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो ये आपका राजा दलीप सिंह थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है सिख साम्राज्य का अंतिम जो शासक था राजा दलीप सिंह थे, ठीक है ना। और 1849 ईस्वी में जो है आपका सॉरी ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक। आगे बात की जा रही है स्वतंत्र रूप से जो है मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र रूप से मैसूर की स्थापना ये आपका हैदर अली के द्वारा की गई थी, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में, ठीक। आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, मैसूर का मतलब मैसूर जो इन साउथ इंडिया में है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, संघर्ष मतलब युद्ध हुए, उनके बारे में, ठीक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84 के मध्य में। और तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 1792 में। और भाई आगे बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, ठीक। याद कर लेना, देखो प्रथम हुआ था 1767 से 69 में, ठीक। और इस समय जो मैसूर का शासक था हैदर अली, ठीक। जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में, तो इस समय जो मैसूर का शासक हैदर अली था, ठीक है ना। 2 युद्धों में हैदर अली था और 2 युद्धों में जो है टीपू सुल्तान था। हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान था, ठीक। 1790 से 92 में टीपू सुल्तान और 99 में टीपू सुल्तान, ठीक। इसी समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था? ये पहले युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था आपका लॉर्ड बेरेस्ट, ठीक। दूसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। और तीसरे में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथे में बंगाल का गवर्नर था ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे चारों के चारों अलग हैं, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था,
ठीक है ना। और इसकी जो संधि हुई थी मद्रास संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। ठीक, इसमें विशेष जो है वो देख लेते हैं। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक, आगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसकी संधि होती मंगलवारों की संधि, ठीक है ना, 1784 ईस्वी में। और इसमें जो है विशेष है हैदर अली की मृत्यु के बाद जो उसका लड़का या उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। ठीक, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें 1790 से 92 में। और ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। और ये जो है टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है मैसूर सहायक संधि, और इसमें जो है आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक के शेष सहायक संधि के द्वारा की थी। ठीक, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना। एक बार मैं दोबारा इन सबको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1768 ईस्वी में हुआ था। मैसूर का शासक हैदर अली था। ठीक, और इसी समय बंगाल का गवर्नर था आपका लॉर्ड बेरेल्स्ट। ठीक, संधि हुई थी 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि। और इसमें जो विशेष तथ्य है वो है हैदर अली जो है ये दक्षिण भारत का प्रथम शासक ऐसा था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। इसकी डेट है 1780 से 1784 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। और इसमें विशेष है हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी या बेटा सुल्तान टीपू सुल्तान के नेतृत्व में आगे जो है उत्तराधिकार मिल गया और आगे के युद्ध हुए। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 तक चला। ठीक, और टीपू सुल्तान जो है इसका शासक हो गया मैसूर का अब, ठीक है ना। और हैदर अली तो मर ही गया तो इसलिए टीपू सुल्तान शासक हो गया। इस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, और संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक, और इस समय जो है संधि जो हुई थी वह डेट है 1792। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। एंड आगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ। ठीक, 99 में हुआ। टीपू सुल्तान ही मैसूर का शासक था। लॉर्ड वेलेजली जो है बंगाल का गवर्नर हो गया। ठीक, मैसूर की सहायक संधि हुई और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और मैसूर में पुनः दोबारा से वाडियार वंश की स्थापना की गई और अंग्रेजों ने जो है वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। ठीक, इसमें जो 4 संधि हुई हैं आंग्ल मैसूर युद्ध में ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली मद्रास की संधि, दूसरी मंगलारू की संधि, तीसरी श्रीरंगपट्टनम और चौथी जो है आपकी मैसूर की संधि। ठीक है, तीनों में मद्रास मंगलुरु, ठीक है ना, मद्रास मंगलुरु श्रीरंगपट्टनम और आपका मैसूर की संधि है। ठीक, पहली संधि 1769, दूसरी संधि 84 और तीसरी संधि आपका 1792 और चौथी संधि 1799 में हुई। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सिख साम्राज्य के जो महाराजा थे रणजीत सिंह की तुलना जो है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। ठीक, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा था, इसने जो रणजीत सिंह की जो तुलना है नेपोलियन से की थी। ठीक, आगे बात करते हैं ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों के बारे में। ठीक, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे इनकी राजनीतिक नीतियाँ क्या थी और प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी। ठीक, तो अंग्रेजों का जो है भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो अंग्रेजों का जो है भारत पर वास्तविक और राजनीतिक नियंत्रण जो है ये इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ था 1765 ईस्वी में। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही 1772 ईस्वी में जो किस गवर्नर ने, ठीक, किस अंग्रेज गवर्नर ने जो है द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये आपका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता ये आपको किसे माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। किसको, न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो है
द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में किया था। आगे बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, और जिसके अंतर्गत 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपके एलिजा एम्पे थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक, और इसका जो क्षेत्र था, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र था, वो कलकत्ता, बिहार, बंगाल, उड़ीसा रीजन तक ही था। जो नॉर्थ इंडिया या जो संपूर्ण भारत, यहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र नहीं था। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता, ये आपको पता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी जी आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग के बारे में। ठीक, तो आयोग है यहाँ पे वर्ष है, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है। ठीक, तो देखते हैं, एसेंशन आयोग की बात करें 1886 का है, और इस समय गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय एसेंशन आयोग आया था, और 1886 ईस्वी में। फिर ईस्ट लिंकटन आयोग की बात करें 1912 में आया था, और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग की बात करें तो 1923 में आया था, और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत सरकार के द्वारा 1935 के अंतर्गत जो है संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ये जो है आपका ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसी के अंतर्गत जो संघ का लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का जो गठन की बात की गई थी, UPSC के गठन की बात जो ली आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ली आयोग के सुझाव पर की गई थी। ली आयोग का जो कार्यकाल है वो 1923 का है, लॉर्ड रीडिंग के समय आया था, और ठीक है ना। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भूमि सुधार का उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो भूमि सुधार के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है द्वारा लागू की गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से जो है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो किसके द्वारा की गई थी? ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बात करें सहायक संधि के बारे में। ठीक, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य आपका हैदराबाद था, और सहायक संधि जो स्वीकार की गई थी वो डेट है 1798 ईस्वी में। ठीक, व्यपगत का सिद्धांत जो है, व्यपगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक, तो व्यपगत का सिद्धांत, राज हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, क्या? व्यपगत का सिद्धांत, इसी को राज हड़प नीति बोलते हैं। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये जो है डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं 1849 ईस्वी में जो ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय कर लिया गया था। ठीक, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय कर लिया गया था, पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, और उस समय जो है डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक, तो वो डलहौजी जो है 1848 से 56 तक रहा था। ठीक है ना, 56 6 और 2 8 साल तक रहा था। और बात करें 1857 में, जैसे ही जो 1857 की क्रांति हुई थी, और उस समय जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो ये क्लाइव आ गया था। ठीक, डलहौजी चला गया था। आगे बात करते हैं, और आगे यहाँ पे बात की जा रही है, राज्य हड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आगे बात करते हैं, किस रिपोर्ट के आधार पर जो डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो अवध का जो अधिग्रहण किया था ये आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवधगम जो है अधिग्रहण किया। आ से अवध, आ से आउटरम रिपोर्ट के आधार पर
डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण या फिर कह सकते हैं अवध का हड़प लिया था। हड़पने का मतलब यहाँ पे है कि अवध ने जो है सॉरी डलहौजी ने जो है अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और ये आउटर रिपोर्ट के आधार पर। ठीक, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है अधिग्रहित किए गए राज्य। ठीक, जैसे सतारा को सबसे पहले किया गया था 1848 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद सतारा के बाद जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में। और इसी प्रकार से आगे झांसी की बात करें तो ये 1853, नागपुर को 1854 और 1856 में जो है अवध को अधिग्रहण किया गया था। सबसे पहले 1848 में सतारा को अधिग्रहण किया गया था, यही इंपॉर्टेंट है। और सबसे अंत में जो आपका अवध को जो है अधिग्रहण किया गया था। ठीक, अवध को आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी के समय अधिग्रहण किया गया था। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, इसको बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? इसकी नीति जो है ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? ठीक, तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। आगे बात करते हैं, वर्ष 1861 ईस्वी में जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। याद कर लेना, आईपीसी जो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1861 ईस्वी में निर्मित की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को जो है कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? ठीक, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, किसके? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। और जो है स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत में स्थायी सुशासन का जनक जो है किसे माना जाता है? भारत में स्थायी सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। ठीक, तो ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं नेपाल में का जो नेपाल पर अधिकार किया गया था 1816 में, और इस समय जो है गवर्नर जनरल या वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक, फिर सिंध पर अधिकार किया 1843 में, और इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय था लॉर्ड एलन बरो। ठीक, आगे बात करें भूटान 1865, और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लॉरेंस। ठीक, फिर बर्मा म्यांमार, आज का जो म्यांमार है वही बोलते हैं, 1885 में, और इसको जो है इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। ठीक, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय कर लिया गया था, और उस समय डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल आता, डलहौजी के बाद क्लाइव आया था। ठीक।